पारिभाषिक शब्द ये क्या होते हैं? जैसे देखिए, आप लोग तो अभी मतलब मैं मान करके चल रहा हूँ 12th पास, या जिसको आप कह रहे हैं कि 12th पास करेंगे, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम तो तभी देंगे, इसका मतलब अभी ग्रेजुएशन में तो नहीं पहुंचे, है ना? तो आप देखते होंगे कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ करके आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते ही होंगे, है ना? तो क्रिकेट खेलते समय आपने एक शब्द सुना होगा नाइट वॉचमैन, एक सुना होगा चाइना मैन, एक सुना होगा गुगली, है ना? एक सुना होगा दूसरा। इस तरीके के शब्द बहुत सारे सुने हो। तो दूसरा शब्द तो आप वैसे भी सुनते हैं डेली लाइफ में भी, लेकिन नाइट वॉचमैन जो वर्ड यूज करते हैं आप, वो भी हो सकता है आपने सुना होगा कि ये नाइट वॉचमैन है, मतलब रात का कोई चौकीदार है तो उसको हम कह रहे हैं नाइट वॉचमैन। लेकिन ये बताइए कि क्या चाइना मैन वर्ड आप नॉर्मली डेली लाइफ में कभी सुनते हैं? चाइना मैन नहीं सुनते, केवल क्रिकेट में सुनते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए कि टेनिस में या फिर बैडमिंटन में आप जो है स्मैश, आपने एक शब्द सुना होगा स्मैश। अब स्मैश वर्ड जो है वो हर जगह नहीं यूज होता, बैडमिंटन में यूज होता है स्मैश। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो फिलोसफी की वर्ड मतलब फील्ड में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लॉ की फील्ड में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल की फील्ड में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज किए जाते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक शब्द है स्कैल्पर। अब वो स्कैल्पर जिसको हम बोल रहे हैं वो मेडिकल की फील्ड में तो स्कैल्पर है, नहीं तो वैसे हम उसको क्या बोलते हैं? हम तो बोलेंगे नाइफ है भाई, चाकू है। लेकिन वो मेडिकल की फील्ड में कुछ अलग वर्ड यूज किया जाएगा, हो सकता है चीज वही हो लेकिन शब्द अलग। तो पारिभाषिक शब्द, ये पारिभाषिक जो शब्द खुद अपने आप में कैसे बना हुआ है, यहां देखिए, ये जो पारिभाषिक शब्द है ये खुद कैसे बना है? परिभाषा प्लस एक से। और परिभाषा का मतलब क्या है? डेफिनेशन, जिसको हम डिफाइंड कर सकें। डिफाइंड कर सके मतलब यह हो गया कि अगर हमने उसको डिफाइंड कर दिया है तो वो केवल और केवल उसी फील्ड में उसी जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, हर जगह नहीं यूज किया जा सकता। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द। अब अगर हम इसको हिंदी में कहें तो क्षेत्र विशेष में, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये क्षेत्र विशेष प्रयुक्त शब्द, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे अब जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप देखिए तो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे तेजड़िया, मंदड़िया। ये शब्द, इसी को इंग्लिश में भी अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं? बुल्स एंड बियर। बुल्स मतलब सांड और बियर मतलब भालू। तो शेयर मार्केट में यूज किया जाने वाला शब्द है। और आप देखेंगे कि ये शब्द केवल यही यूज होता है,
हर जगह नहीं यूज होता। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे अद्वैत, जैसे मीमांसा, ठीक है, इस तरीके के शब्द हैं। अद्वैत यानी कि जहां पर द्वैत नहीं है, एक ही है, उसको हम कह रहे हैं क्या, अद्वैत। दरअसल अगर हम भारतीय दर्शनों की बात करें, इंडियन फिलॉसफी की बात करें, तो भारत में प्रमुख रूप से 9 दर्शन माने जाते हैं, 9। वो 9 फिलॉसफीज जो हैं उसमें से 3 ऐसे हैं जिनको हम नास्तिक कहते हैं, और 6 ऐसे हैं, 6 दर्शनों का एक सेट है जिसको हम कहते हैं कि वो आस्तिक दर्शन है। यहां पर नास्तिक और आस्तिक का मतलब भगवान को मानने या न मानने से नहीं। नास्तिक दर्शन उन दर्शनों को कहते हैं जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, ऑथेंटिक नहीं मानते, और आस्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। तो वेदों को प्रामाणिक न मानने वाले जो दर्शन है वो है 3। कौन कौन से हैं? उनको हम कहते हैं चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन। पहला दर्शन तो वो है। दूसरा दर्शन जो है वो है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है जैन दर्शन। ये 3 फिलॉसफीज ऐसी हैं जो वेदों को ऑथेंटिक नहीं मानती। ठीक, बाकी के जो 6 हैं वो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों के आधार पर ही चलते हैं एक तरह से। उसमें से जो 6 हैं वो दो दो के सेट में समझ लीजिए। एक है सांख्य दर्शन, एक है योग दर्शन। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, 2 दर्शन ये हो गए। उसके बाद न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, 2 दर्शन ये हो गए, 4 हो गए। उसके बाद मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन वही है जो उपनिषद है, उसी को हम कह रहे हैं उपनिषद दर्शन, वेदांत दर्शन। ये वेदांत दर्शन की भी 3 शाखाएं हैं। एक है अद्वैत वेदांत जो कि शंकराचार्य का दर्शन था। दूसरा है वैष्णव वेदांत जिसमें 5 दर्शन हैं। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत, और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य द्वैताद्वैत। और फिर तीसरी धारा है इसमें नव्य वेदांत, ठीक है, जिसमें गांधी जी, राधा कृष्णन, टैगोर, ये सब आते हैं। तो अद्वैत शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। अब ये शब्द अद्वैत आम बोलचाल में नहीं इस्तेमाल किया था, केवल फिलॉसफी की फील्ड में ही इसकी बात होती है। ऐसे ही मीमांसा, सही बात यह है कि मीमांसा का मतलब होता है खोज करना, लेकिन मीमांसा एक दर्शन है, तो फिलॉसफी की फील्ड में ही मीमांसा शब्द का प्रयोग आप देखने को पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि अगर और देखें, देखिए जैसे अगर हम शासन प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो शासन प्रशासन में आप देखेंगे जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्रतिवेदन। अब आप लोगों के लिए शब्द एकदम बिल्कुल नया है, प्रतिवेदन। दरअसल अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिपोर्ट, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। इसलिए क्योंकि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं उसकी रिपोर्ट आती है, आप जो है कहीं पर कोई अपराध हो जाता है पुलिस वाले के पास जाते हैं, आप वहां रिपोर्ट करते हैं। कहीं आप देखते होंगे कि किसी की ड्यूटी
लगी हुई है तो वो जा करके अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है, कहते हैं इतने बजे रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग सर। ठीक। फिर न्यूज चैनल वाले भी रिपोर्टर होते हैं जो भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रिपोर्ट बहुत सारी होती। तो प्रतिवेदन कौन सी रिपोर्ट को कहते हैं? प्रतिवेदन उस रिपोर्ट को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी सभा के सामने प्रस्तुत करने के लिए किसी एक घटना के सभी पहलुओं को जांच करके कि वो घटना कैसे घटित हुई थी, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उन सब का एक विवरण तैयार करे, साथ में अपने सुझाव भी दे, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन समझ में आया आपको कि प्रतिवेदन क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन की दुर्घटना हुई, तो ट्रेन की दुर्घटना हुई, उसके बाद आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी आए या फिर मंत्री जी आए कोई, उन्होंने कहा कि हमने एक जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो इस दुर्घटना की जांच करेगी। अब वो समिति आएगी, फिर वो दुर्घटना की जांच करेगी कि ड्राइवर सो रहा था कि नहीं सो रहा था, ट्रेन सही स्पीड में चल रही थी कि नहीं चल रही थी, पटरियां ठीक थी कि नहीं ठीक थी, वहां पर जो गार्ड था वो सो तो नहीं गया था, जो रेलवे का फाटक था वो सही से बंद था या नहीं बंद था, जो लोग घायल हुए हैं उनसे उनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे, अगल बगल अगर किसी ने दुर्घटना को देखा हुआ है तो उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। इन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद, सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद, उसके बाद तब फिर वो बताएंगे कि हाँ, कि ये दुर्घटना कैसे हुई। ये उनका जजमेंट रहेगा, मतलब डिसीजन रहेगा, वो एकदम निष्कर्ष जिसको आप कहते हैं ना, कंक्लूजन, कि ये है। और उसके बाद वो अपने सुझाव देंगे कि क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। ये किसी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। तो किसी व्यक्ति या सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जब किसी एक घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद एक विवरण तैयार किया जाता है, उस विवरण को हम क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। ठीक है। अब ये शब्द केवल यहां पर यूज किया जाता है, शासन प्रशासन में, हर जगह नहीं यूज होता। इसी तरीके से एक शब्द है अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब होता है, अनु माने होता है पीछे या बाद में, स्मारक का मतलब पता ही होगा, याद करना किसी को। तो देखिए यहाँ अनुस्मारक, अनुस्मारक का मतलब हो गया, अनु माने पीछे या बाद में, स्मारक मतलब याद करना, मेमोरी। तो होता क्या है कि जैसे आप भी देखते होंगे व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज करते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको याद दिलाना होता है कि भैया हमने ये मैसेज किया था, तो आप क्या करते हैं? उस मैसेज को स्लाइड करते हैं लेफ्ट या राइट में, तो कि वो क्या हो जाता है? टैग हो जाता है। तो मैसेज को टैग करके और उसके बाद तब फिर आप फिर से लिखते हैं, तो याद दिलाने के लिए कि जैसे वो उस मैसेज को टच करेगा तो सीधे वहां पर पहुंच जाएगा, चाहे जितने दिन पुराना मैसेज हो वो ऊपर पहुंच जाएगा कि ये मैसेज आपने भेजा था। तो ये क्या है? रिमाइंडर, रिमाइंड कराना कि देखो भैया ये हुआ था। ठीक। तो रिमाइंडर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, और इसको बोलते हैं रिपोर्ट। तो रिमाइंडर जो है वो भेजा जाता है रिमाइंड कराने के लिए। जैसे एक गवर्नमेंट के ऑफिस ने कोई काम बोला हुआ है किसी दूसरे गवर्नमेंट के ऑफिस को कि भाई ये काम होना है, और मान लीजिए कि काम नहीं हुआ, तो फिर अब पहले वाला ऑफिस जिसने पहले लेटर भेजा हुआ था वो रिमाइंडर भेजेगा उसी ऑफिस को। इसका मतलब सेंडर ऑफिस जो है, मतलब जो जिस ऑफिस ने पहले वाला लेटर भेजा था, रिमाइंडर भी वही भेजेगा, और जिसको भेजा था उसी को भेजेगा, याद दिलाएगा कि ये काम कहने मतलब करने के लिए कहा गया था और ये काम हुआ नहीं। तो अब ये काम जो है, ये शब्द जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? शासन प्रशासन में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक। अब देखिए, जैसे एक शब्द है, आप देखिए विधि शब्द सुना है आप लोगों ने? विधि, विधि का मतलब है लॉ। विधि बोलते हैं हम लॉ को। अब देखिए एक शब्द है एलिबाई। अब ये हर जगह नहीं यूज होगा, केवल यही यूज होता है लॉ में, एलिबाई।
पहली बार सुन रहे होंगे ये शब्द, ये क्या होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अगर फिल्में ठीक ठाक देखी हो ना, तो ये पता होगा आपको कि ये क्या होता है। बस ये नहीं पता कि जो पता है वो ये होता है। अब पता चल जाएगा क्या है। फिल्म में कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी एक के व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाया गया हो कि उसने ये अपराध किया है, और उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट में ये सिद्ध कर दे कि जिस टाइम और जिस प्लेस पर, मतलब जिस टाइम पर और जिस प्लेस पर ये क्राइम हुआ था, उस प्लेस पर उस टाइम पर मेरी प्रेजेंस पॉसिबल ही नहीं थी, अगर ये सिद्ध कर दें तो आपने किस चीज का सहारा लिया? एलिबाई का। इसी को कहते हैं एलिबाई। एलिबाई लेना मतलब ये कि जिस समय और जिस स्थान पर अपराध घटित हुआ था, उस समय उस स्थान पर मेरी उपस्थिति हो ही नहीं सकती थी। ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि पहले वाला था पुराना 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 11 से रिलेटेड था ये एलिबाई वर्ड। ठीक। या आप सुनते होंगे संज्ञेय अपराध, सुनते क्या होंगे, कभी सुना हो शायद ही, संज्ञेय। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉग्निजेबल। तो संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आप बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। मतलब वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा सीरियस टाइप के जो अपराध होते हैं जिसमें मतलब कह सकते हैं कि किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कह देते हैं? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब ये संज्ञेय शब्द हर जगह नहीं आएगा, ये केवल लॉ में ही यूज किया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप पाएंगे कि व्याकरण, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर। ग्रामर में आप देखेंगे जैसे शब्द आपको मिल जाएगा, एक शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आम बोलचाल में कहीं इस्तेमाल होता है? नहीं होता। आपने हो सकता है आज तक सुना भी ना हो कि प्रविशेषण भी कोई चीज होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज होती है प्रविशेषण। जैसे आपने कहा कि वह व्यक्ति सुंदर है या वह स्त्री सुंदर है, तो इसमें सुंदर क्या है? विशेषण, उसकी विशेषता है। और अगर आपने कहा कि वह स्त्री बहुत सुंदर है, तो इसमें जो बहुत शब्द इस्तेमाल किया वो क्या है? वो है प्रविशेषण। मतलब विशेषण का विशेषण, वो कहलाता है प्रविशेषण। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।